नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राज्यसभा का गठन एवं शक्तियों पर आपसे चर्चा करेंगे। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। राज्यसभा द्वितीय सदन व उच्च सदन के रूप में स्थापित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये वह व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आदि क्षेत्रों में विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हों। शेष सदस्य राज्यों की विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है। संघ क्षेत्रों की जो राज्य हैं वह राज्यों की जो विधानसभा है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और जिन राज्यों में विधानसभा नहीं है वहाँ विशेष निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाती है। निर्वाचक मंडल गठित किए जाते हैं और उनके आधार पर विधानसभा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। हमारे संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है और प्रथम 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति एक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है और अगला निर्वाचन 20 लाख की जनसंख्या पर किया जाता है। अतः राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है। 2003 की संशोधन के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों हेतु अब राज्यसभा में यदि किसी सदस्य का निर्वाचन होना है तो उसे उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है तथा राज्यसभा का जब चुनाव होता है वह चुनाव गुप्त मतदान की जगह अब खुले मतदान की व्यवस्था 2003 के संशोधन में की गई है। योग्यता, राज्यसभा के सदस्य हेतु योग्यता वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, वह किसी लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए और उम्मीदवार मानसिक रूप से विकृत नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन सेवानिवृत्त सदस्यों की जगह नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति निर्वाचित करती है। यदि सभापति अनुपस्थित हो तो उसकी जगह उपसभापति कार्य व्यवस्था देखता है। यदि सभापति भी और उपसभापति भी नहीं हो, उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में से किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव किया जाता है और वह राज्यसभा की कार्य व्यवस्थाओं को देखता है। राज्यसभा में सभापति व उपसभापति वही शक्तियां, वही अधिकार क्षेत्र रखते हैं जो लोकसभा के अंतर्गत स्पीकर के द्वारा किए जाते हैं। राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के द्वारा राज्यसभा का संचालन किया जाता है। राज्यसभा की कार्य व्यवस्थाओं की देखरेख की जाती है। वह वाद विवाद निर्धारित करते हैं, राज्यसभा की व्यवस्थाओं की देखरेख करते हैं, निर्णायक मत देते हैं। साथ में वह राज्यसभा के नियमों की व्याख्या करते हैं। संपूर्ण राज्यसभा की व्यवस्थाओं को देखना सभापति व उपसभापति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा की शक्तियाँ, राज्यसभा की यदि हम शक्तियाँ देखें तो राज्यसभा और लोकसभा को संविधान के अनुसार शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। वह विधायी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शक्तियों का उपयोग करते हैं। विधायी शक्ति, लोकसभा के साथ मिलकर
राज्यसभा विधायी शक्ति का उपयोग करता है। अवित्तीय विधेयक के संबंध में दोनों ही समान शक्ति रखते हैं। अवित्तीय विधेयक दोनों में किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। यदि दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, किसी विधेयक को लेकर विवाद उत्पन्न हो तो संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। संयुक्त ये बैठक में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। क्योंकि लोकसभा की सदस्यों की संख्या अधिक है, अतः लोकसभा अत्यधिक प्रभावी और शक्तिशाली दिखाई देता है और सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही पेश होते हैं। अवित्तीय विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही पेश होते हैं क्योंकि वह जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। शक्तियों के हिसाब से यदि हम देखें तो राज्यसभा से अधिक शक्तियां व अधिकार रखता है। वित्तीय विधेयक के संबंध में भी लोकसभा के पास अत्यधिक शक्ति है। वित्तीय विधेयक लोकसभा में ही पेश होते हैं, अतः शक्ति के हिसाब से यदि हम देखें तो लोकसभा अत्यधिक शक्तिशाली दिखाई देती है। संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान में संशोधन करना है तो संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद ही संविधान संशोधन माना जाता है। और संशोधन की जो व्यवस्था है, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद ही संविधान में संशोधन संभव है। वित्तीय शक्ति, संविधान में वित्तीय क्षेत्र के संबंध में यदि हम देखें तो राज्यसभा अत्यंत निर्बल दिखाई देती है क्योंकि सभी महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं वह लोकसभा में पेश होते हैं और वित्तीय विधेयक भी लोकसभा में ही पेश होते हैं। राज्यसभा किसी वित्तीय विधेयक को केवल 14 दिन तक विचार विमर्श के लिए रोक सकती है। वह लोकसभा को कुछ सुझाव भी दे सकती है, लेकिन लोकसभा इन सुझावों को माने या नहीं माने ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर रहता है। कार्यपालिका शक्ति, भारत में संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है और संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और भारत में जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन वह लोकसभा के प्रति अत्यधिक उत्तरदायी दिखाई देती है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही पेश होते हैं। इस हेतु लोकसभा अत्यधिक शक्तिशाली व प्रभावशाली दिखाई देता है। लोकसभा मंत्रियों या कार्यपालिका को भी नियंत्रित करता है। राज्यसभा भी प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर कार्यपालिका को निर्धारित करने का प्रयास करता है, लेकिन कार्यपालिका लोकसभा के प्रति अत्यधिक उत्तरदायी दिखाई देती है। वह लोकसभा कार्यपालिका को नियंत्रित करने का कार्य भी करती है। यदि दोनों सदनों के हिसाब से यदि हम देखें तो कार्यपालिका के तौर पर लोकसभा अत्यधिक शक्तिशाली व प्रभावशाली दिखाई देती है। विविध अधिकार, इसके अलावा राज्यसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगानी हो तो दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रक्रिया की व्यवस्था में राज्यसभा भी शामिल होती है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, तभी महाभियोग सिद्ध होता है। 1 माह से अधिक यदि आपातकाल की व्यवस्था की जाती है तब संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। इसके अलावा राज्यसभा के पास जो अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है वह अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर कानून निर्माण का कार्य कर सकती है। यदि राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को यह माने या यह प्रस्ताव करे कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस विषय पर संसद के द्वारा कानून का निर्माण
किया जाता है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करे कि नई अखिल भारतीय सेवाएं प्रारंभ की जानी हैं, तो वह नई अखिल भारतीय सेवाएं राज्यसभा के द्वारा लागू की जा सकती हैं। यह महत्वपूर्ण अधिकार राज्यसभा को है। राज्यसभा का मूल्यांकन के तौर पर यदि हम देखें तो विभिन्न विचारकों ने राज्यसभा की अधिकार व शक्तियों के तौर पर आलोचना की है। उन आलोचनाओं में यदि हम देखें तो राज्यसभा का जो गठन है, अधिकार व शक्ति है, वह अत्यंत कमजोर मानी गई है। विभिन्न विद्वानों का मानना है राज्यसभा की अधिकार व क्षेत्रों में विस्तार किया जाना चाहिए। उन्हें अमेरिकी सीनेट के अनुसार अधिकार व शक्ति दी जानी चाहिए। राज्यसभा के निर्वाचन में भी सुधार किया जाना चाहिए। इन्हें अधिक से अधिक शक्ति व अधिकार दिए जाना चाहिए। राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वह भी अलोकतांत्रिक है। अतः विभिन्न विचारकों ने इन आलोचनाओं के द्वारा राज्यसभा की आलोचना की है, लेकिन राज्यसभा अत्यंत महत्वपूर्ण व प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। संविधान में विभिन्न शक्तियों अधिकारों के अनुसार उन उपयोग कर रहा है। संविधान में वर्णित शक्तियों अधिकारों के उपयोग कर्ता के रूप में यदि हम देखें तो भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त उन शक्तियों का राज्यसभा ने समय समय पर उपयोग करके जो विधायी कार्य के तौर पर हम देखें तो एक राज्यसभा को एक सफल सदन के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। राज्यसभा ने सदैव संविधान द्वारा जो वर्णित अधिकार हैं, शक्ति हैं, उनका उपयोग किया है और लोकसभा की एक संयोगी व्यवस्था के तौर पर संयोगी व सहायक सदन के रूप में अपनी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया है। लोकसभा की शक्ति को सीमित करने का, निरंकुशता से रोकने का प्रयास किया है। राज्यसभा सदैव एक सजग व महत्वपूर्ण सदन के रूप में कार्य कर रहा है और अपनी शक्तियों व अधिकारों का उपयोग कर रहा है। राज्यसभा एक महत्वपूर्ण सदन है और ये महत्वपूर्ण सदन है वह भारतीय जो संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम देखें तो राज्यसभा एक महत्वपूर्ण सदन के रूप में ही नहीं, भारतीय व्यवस्था के तौर पर राज्यसभा सदैव महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर रहा है। राज्यसभा संविधान में वर्णित अधिकार व शक्तियों का उपयोग करते हुए जो व्यवस्थापिका है उसे स्थापित करने का सदैव प्रयास करता रहा है। आज हम व्यवस्थापिका के तौर पर यदि हम देखें तो राज्यसभा के तौर पर जो विभिन्न शक्तियों और अधिकारों का जो उपयोग हो रहा है वह संविधान की एक सही दिशा में उपयोग किया जा रहा है। संविधान ने जो उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों और उन उद्देश्यों को लेकर राज्यसभा लगातार निरंतर कार्य कर रहा है। धन्यवाद।